हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। और आज का ये 21वां सत्र है। और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से आज नाटक और रंगमंच खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। और प्रश्न पत्र 2 में भारतेंदु की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन और प्रसाद की स्कंदगुप्त को हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, आज का ये 103 प्रश्न है और 1 से लेकर 102 तक के प्रश्न हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप जाकर पहले उसे वीडियो को देख सकते हैं। तो हिंदी नाटक के उद्गम और विकास पर प्रकाश डालिए, ये यूपीएससी के द्वारा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका कि हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य परंपरा थी, लेकिन भारतेंदु ने हिंदी नाटक को साहित्य कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप व नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर मोहन राकेश जैसे नाटकारों ने इस परंपरा को आधुनिक यथार्थ से गहराई से जोड़ा है। तो देखते हैं इसमें कि हिंदी नाट्य विकास की जो, अगर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं तो इसके 3 युगों में बांट सकते हैं। जैसे हमने कहानी खंड में देखा था या उपन्यास खंड में कि उसमें जो केंद्र में रखे थे हमने प्रेमचंद को रखा था। ठीक है कि प्रेमचंद के युग के, उसी तरह अगर हम नाट्य साहित्य की बात करते हैं तो हम जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर और इसका विभाजन करते हैं कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक और प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। तो हम देखेंगे पहले कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। तो इसमें हम देखेंगे भारतेंदु युगीन नाटक जो 1850 से 1900 से प्रारंभ हुआ। इसमें क्या है कि खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को जाता है। और भारतेंदु का युग जो नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। दूसरा कि सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर था इस समय। और भारतेंदु ने ही पाश्चात्य ट्रेजिडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे हैं, जैसे नील देवी। जो नील देवी है वो एक दुखंत नाटक लिखा गया है। ठीक है। और उसी तरह के भारतेंदु ने जो नाटकों का मूल उद्देश्य था वो मनोरंजन के साथ उनका जनमानस को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास भरना था। और भारतेंदु युगीन के नाटक जो थे वे प्राचीन और नवीन शैलियों के सामंजस्य दिखाई देता है उनमें। जैसे कि इनका जो इन समय की थी देवकी नंदन का, जो देवकी नंदन है उनकी जो है एक साहित्य सीताहरण। ठीक है, इस समय का नाटक है। और दूसरा भारतेंदु का भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ऐसे ही द्विवेदी युगीन, भाई प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक को 2 भागों में बांटे, प्रसाद युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक। जो द्विवेदी युगीन नाटक है उसमें पारसी रंगमंच का प्रभाव दिखता है। और ऐसा ही कि नहीं कि महत्व ना तो शिल्प की दृष्टि से और ना ही सुरुचि संस्कृत की दृष्टि से, लेकिन तत्कालीन समाज की विकृतियां उभर कर आई हैं इसमें। और ये भारत तेंदु युग को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनता को जो व्यवसायिक रंगमंच के नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी थी। इस समय जो नाटक लिखे गए वो पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे जाने लगे। ठीक है। तो इसमें अगला देखते हैं कि प्रसाद युगीन नाटक। जो प्रसाद युगीन नाटक है वो जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक के विकास को नई दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था और इन सब का प्रभाव साहित्य पर दिखता है। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद ने नाटकों की प्रेरणा में दिखाई है। अब इसमें जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, इसमें क्या था कि इतिहास बोध के तथ्यों को कल्पना के मिश्रण के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया और आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर नाटकों को प्रस्तुत किया। जैसे कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और रोमांचकारी नाटक जो हैं
इन नाटकों में क्या था कि श्रृंगारपूर्ण जो वातावरण है वो प्रस्तुत किया, और उत्तेजक घटना, विधान, वेश विन्यास की तड़क भड़क व छिछले संवाद से जनता का मनोरंजन करना चाहा। जैसे रौनक बनारसी का इंसाफे महमूद। और दूसरी ओर पौराणिक नाटक देखें तो ये नैतिक उपदेशों से भरे होते थे, किंतु दूसरी ओर इनमें प्रयास किया जाता था कि रोमांचकारी प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, यही समसामयिकी नाटक, इनमें समसामयिकी समस्याओं से भरे नाटक हुआ करते थे। जैसे चार बेचारे, विवाह विज्ञापन, कि भाई जो तत्कालीन समस्या है उस समय की, वो नाटक थे। यथार्थवादी नाटक, जो मानव जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण करे, जैसे प्रेमचंद का संग्राम। ठीक है, अगली ओर कि प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक, इस युग के आते आते भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए, और अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया था। तो इस वक्त जो राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक थे, भाई राष्ट्रीय चेतना उस वक्त कि भाई देश की आज़ादी और उसी के बाद स्वतंत्रता के बाद की जो राष्ट्रीय चेतना थी उसके बारे में नाटक लिखे गए। जैसे जो राज मुकुट था वो था गोविंद वल्लभ पंत का, और ऐसे ही कर्तव्य जो था सेठ गोविंद दास का था। ठीक है, तो यथार्थपरक समस्याओं का प्रधान नाटक, जैसे छाया, अब जो छाया थी हरिकृष्ण ने लिखी थी, और ऐसे ही लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी लिखी थी। और आधुनिकता बोध एवं विसंगतिक बोध नाटक, कि भाई जो आधुनिक बोध को बढ़ावा और विसंगतिक बोध को समझने के लिए जो नाटक लिखे गए। अंधा युग जो धर्मवीर ने लिखा था, और आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया था। तो इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे कि समग्र हिंदी नाटक के क्षेत्र में स्वतंत्रता उत्तर काल भारत हिंदू काल के बाद सर्वाधिक सक्रियता का काल रहा है। इस दौर में कथ्य और शिल्प के स्तर पर तीव्र परिवर्तनों ने हिंदी नाटक को नई दिशा दी है, और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के दबाव के बावजूद भी ये परिवर्तन हिंदी नाटक के विकास के प्रति आश्वासित करते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये 104वां प्रश्न है कि नाटक और रंगमंच का संबंध स्पष्ट करें। ये यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका परिचय किस तरह से देंगे कि नाटक और रंगमंच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। एक मत जो कि जयशंकर प्रसाद का है वो यह है कि रंगमंच नाटक के लिए होना चाहिए। दूसरा मत मोहन राकेश का है, वह यह है कि नाटक रंगमंच के लिए होना चाहिए। तीसरा मत जो भारतेंदु का है वह यह है कि नाटक मंचती अवश्य होना चाहिए, किंतु नाटक और मंच का कुल उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना या समाज को लाभ पहुंचाना है। इसमें आगे कि अब सामान्य धारणा बन चुकी है कि नाटक वस्तुतः मंच पर ही सही जिंदगी जीता है। नाटक स्थूल भाषिक कंकाल है, पूर्ण शक्ति की प्रतिष्ठा उसमें मंच ही करता है। कलात्मक रंगमंच नाटक को अतिरिक्त आयाम प्रदान कर उसे कई गुना जीवंतता प्रदान करता है। इसलिए रंगमंच के अभाव में नाट्य लेखन कुठित हो जाता है, और नाट्य लेखन के अभाव में रंगमंच की क्षमताएं उपयोग में आने से रह जाती है। वस्तुतः रंगमंच और नाटक का विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसमें हम इतना ही लिख पाएंगे। इसके आगे देखते हैं कि 105वां प्रश्न कि मोहन राकेश के नाटकों की रंगमंच की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई मोहन राकेश के नाटकों की रंगमंच की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। तो इसके परिचय में हम लिखेंगे कि मोहन राकेश को हिंदी की जातीय रंगमंच की परंपरा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि भारतेंदु और प्रसाद की नाट्य दृष्टि से भिन्न किंतु समन्वयकारी रही है। उन्होंने एक और नाटकों की कलात्मक और साहित्य उत्कृष्टता का भी ध्यान रखा, तो दूसरी ओर उनकी सफल रंगमंचयता का भी यही कारण है कि उनके नाटक जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे आदि सफल रंगमंच वाले नाटक तो माने ही जाते हैं, साथ ही साहित्य उत्कृष्टता के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि मोहन राकेश ने रंगमंचीय परंपरा से भारतीय लोक नाट्य परंपरा को तो ग्रहण किया ही, साथ ही पश्चिमी नाट्य शैलियों को भी मिलाया। उनके नाटकों के कथानक ऐतिहासिक होते हैं भी प्रसाद के नाटकों की तरह बिखरे नहीं हैं।
दूसरा कि उनकी पात्र योजना भी रंगमंच के अनुकूल है। कालिदास, नंद आदि प्रसिद्ध चरित्र हैं जिससे दर्शक शीघ्र ही तालमेल बिठा लेते हैं। नारी और पुरुष पात्र केवल अच्छे या बुरे ना होकर स्वाभाविक हैं। अगला कि संवाद योजना अनुभूतिपूर्ण है। गीतों का प्रयोग ज़्यादा नहीं है किंतु संवाद में आंतरिक लय मौजूद रहती है जो नाटक को गति देती है। स्वगत कथन जरूरी कहीं कहीं बड़े हो गए हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन में कालिदास एवं मल्लिका के, किंतु उसे कई स्थानों पर तोड़कर छोटा किया गया है जो दर्शक को समझ में आ जाते हैं। ऐसे ही मोहन राकेश ने नाटकों में रंग निर्देशों जगह जगह खूब दिए हैं जो नाटक को अभिनय बनाते हैं और उसके प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। अगला कि उनकी भाषा काफ़ी सहज और सामान्य तद्भवी है जो मुहावरों लोकोक्तियों से युक्त होकर काफ़ी प्रभावी हो जाती हैं और रंगमंच में दार्शनिक भाषा के रूप में प्रसाद की भाषा की रह बाधा नहीं उत्पन्न करती। अगला कि अतः यह कहना बिल्कुल उचित है कि मोहन राकेश की नाटक रंगमंची दृष्टि से बेजोड़ है, साथ में उनकी साहित्य उत्कृष्टता भी निर्विवाद है। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए अनलॉक जीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।